नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति की उन 3 नसों पर हाथ रखने जा रहे हैं जिनके बिना इसकी धड़कन को समझना लगभग नामुमकिन है। मेरा मतलब है जाति, धर्म और जेंडर। बिल्कुल। ये वो मुद्दे हैं जो हर चुनाव, हर बहस की आप कह सकती हैं कि बुनियाद में होते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि ये तीनों चीजें राजनीति को असल में आकार कैसे देती हैं। सही बात है। और देखिए, ये तीनों इतने उलझे हुए हैं कि इन्हें अलग अलग करके देखना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो है। फिर भी आज की चर्चा को आसान बनाने के लिए हम इसे 2 मुख्य भागों में देखेंगे। ठीक है। पहले हम जेंडर यानी लैंगिक मसलों और राजनीति के बीच के रिश्ते को समझेंगे, और फिर हम धर्म और जाति के उस चक्रव्यूह में उतरेंगे जिसने हमारी राजनीति को हमेशा से घेरे रखा है। बहुत बढ़िया। तो चलिए पहले मुद्दे से शुरू करते हैं, जेंडर और राजनीति। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, कहाँ से शुरू करें? देखिए, यहाँ 2 प्रमुख पहलू हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। पहला है निजी और सार्वजनिक जीवन का विभाजन। निजी और सार्वजनिक। हाँ, और ये कैसे लैंगिक भूमिकाओं को प्रभावित करता है। और दूसरा है भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। ये वाकई दिलचस्प है। दूसरे और शायद ज्यादा जटिल हिस्से पर आते हैं, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। हाँ, इसमें कई परतें हैं। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले सांप्रदायिकता के कॉन्सेप्ट को देखना होगा। और साथ ही धर्मनिरपेक्ष शासन के विचार को भी, है ना? बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, सांप्रदायिकता का मतलब सिर्फ धार्मिक होना नहीं है। अच्छा। नहीं, यह एक आक्रामक विचारधारा है। ये मानकर चलती है कि एक ही धर्म के लोगों के राजनीतिक और आर्थिक हित एक जैसे होते हैं और दूसरे धर्म के लोगों से अलग होते हैं। सिर्फ अलग नहीं, बल्कि उनके खिलाफ भी होते हैं। यहीं से समस्या शुरू होती है। और इसी विचारधारा के सामने हमारे संविधान ने धर्मनिरपेक्ष शासन का आदर्श रखा। सही कहा है। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो भारत में जाति को उससे अलग नहीं किया जा सकता। ये शायद सबसे जटिल समीकरण है। ये तो है। जाति की राजनीति को समझने के 2 स्तर हैं। पहला है राजनीति में जाति का इस्तेमाल, जाति के अंदर राजनीति। जाति के अंदर राजनीति, ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसे ऐसे समझिए, कोई भी पार्टी ये नहीं सोच सकती कि चलो एक दलित उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं तो सारे दलित वोट हमें मिल जाएंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं होता। नहीं होता। उस दलित समुदाय के अंदर भी कौन सी उपजाति है, कौन सा गुट ज्यादा प्रभावशाली है, ये सब देखना पड़ता है। अच्छा, तो कुल मिलाकर अगर भारतीय राजनीति के असली खेल को समझना है तो ये देखना होगा कि किसी एक मुद्दे पर जेंडर, धर्म और जाति की ये तीनों परतें एक दूसरे को कैसे काटती हैं और कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही। तो लैंगिक मसलों से ही शुरू करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि औरतें और मर्द तो अलग अलग होते ही है। ये तो कुदरत का नियम है, बायोलॉजिकली फर्क तो है। लेकिन क्या समाज में जो असमानता है उसका आधार भी यही बायोलॉजिकल फर्क है? यही सबसे बड़ा भ्रम है। स्त्री और पुरुष की शारीरिक बनावट अलग होना एक बात है, लेकिन समाज का उसके आधार पर भूमिकाएं तय कर देना बिल्कुल दूसरी बात। यहीं से निजी और सार्वजनिक के विभाजन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। अच्छा। जरा सोचिए, बचपन से ही लड़कियों को गुड़िया और घर के खिलौने दिए जाते हैं और लड़कों को कारें और बंदूकें। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये एक तरह की ट्रेनिंग है। मतलब ये सिखाया जा रहा है कि तुम्हारा दायरा क्या है। लड़कियों का दायरा घर के अंदर और लड़कों का बाहर। एकदम सही। लड़कियों को सिखाया जाता है कि उनकी मुख्य जिम्मेदारी घर गृहस्थी चलाना और बच्चों की परवरिश करना है। इसे निजी या प्राइवेट क्षेत्र मान लिया गया। दूसरी तरफ घर के बाहर की दुनिया, नौकरी, व्यापार, राजनीति, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र है जिस पर पुरुषों का कब्जा हो गया। ये बंटवारा इतना स्वाभाविक बना दिया गया कि किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। और सत्ता के असंतुलन की पहली सीढ़ी यही है। 1 मिनट, यहाँ एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। मतलब घर पे खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई करना, ये सब औरतों का काम माना जाता है। लेकिन जैसे ही इन्हीं कामों के लिए पैसे मिलने लगते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े शेफ या सबसे मशहूर फैशन डिजाइनर ज्यादातर पुरुष होते हैं। ऐसा क्यों? क्या काम वही रहता है, पर जैसे ही उस पर प्राइस टैग लगता है उसका जेंडर बदल जाता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये कमाल की बात है जो हमारी पूरी सामाजिक सोच को उजागर करती है। समाज काम को मेहनत से नहीं, पैसे से तौलता है। एक महिला घर में दिन रात जो काम करती है, खाना बनाना, सफाई, बच्चों की देखभाल, उसे काम ही नहीं बल्कि फर्ज या प्यार का नाम दे दिया जाता है।
क्योंकि उसके लिए तनख्वाह नहीं मिलती, बिल्कुल, उसे काम ही नहीं गिना जाता। तो वो काम एक तरह से अदृश्य हो जाता है। सही शब्द है, अदृश्य श्रम या इनविजिबल लेबर। इस पर 1998-99 में एक बहुत दिलचस्प समय का उपयोग सर्वेक्षण हुआ था। उसके आंकड़े हैरान करने वाले हैं। उस सर्वे के मुताबिक एक औसत महिला दिन में 7.5 घंटे से ज्यादा काम करती है, जबकि एक औसत पुरुष 6.5 घंटे। 1 घंटा ज्यादा? हाँ, सोचिए, एक महिला हर दिन 1 घंटा ज्यादा काम कर रही है, और ये तो 25 साल पुरानी बात है। आज भी स्थिति ज्यादा नहीं बदली है। इसके बावजूद पुरुष के काम को ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि उससे घर में पैसा आता है। और महिला का वो ज्यादा घंटों का श्रम, वो अर्थव्यवस्था के हिसाब किताब में कहीं है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। और जब महिलाएं पैसे के लिए काम करती भी हैं, तब भी भेदभाव होता है। हमने देखा है, चाहे खेतों में काम करने वाली मजदूर हों या फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हीरोइनें, अक्सर उन्हें समान काम के लिए पुरुषों से कम पैसे मिलते हैं, जबकि हमारे पास समान मजदूरी अधिनियम जैसा कानून है। तो फिर ये होता क्यों है? कानून अपनी जगह है, लेकिन मानसिकता बदलना ज्यादा मुश्किल है। ये उसी सोच का नतीजा है कि महिला का काम सेकेंडरी या सहायक है। और इस अदृश्य श्रम का असर सिर्फ आर्थिक नहीं है, इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव भी है। जब आपके काम को कोई पहचान नहीं मिलती, तो समाज में आपकी आवाज भी दब जाती है, और आप घर की चारदीवारी में सिमट कर रह जाते हैं। हाँ, और देश के बड़े फैसलों यानी राजनीति और नीति निर्माण से पूरी तरह कट जाते हैं। तो ये जो घर के अंदर का बंटवारा है, वो सीधे सीधे राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी से जुड़ा हुआ है। हाँ, ऐतिहासिक रूप से तो यही हुआ है। सदियों तक दुनिया के ज्यादातर देशों में राजनीति को पुरुषों का अखाड़ा माना जाता था। वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सब सिर्फ पुरुषों के पास था। महिलाओं को इन सार्वजनिक मामलों के लिए काबिल ही नहीं समझा जाता था। उनकी जगह घर में तय कर दी गई थी। और इसी अन्याय के खिलाफ दुनिया भर में आंदोलन हुए, जिन्हें हम नारीवादी आंदोलन या फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। इन आंदोलनों ने सिर्फ वोट का अधिकार नहीं मांगा, बल्कि एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने कहा कि बराबरी सिर्फ सड़कों और दफ्तरों में नहीं, बल्कि घर के अंदर भी होनी चाहिए। व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्तों में भी बराबरी, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और इन आंदोलनों का असर भी हुआ। आज हम साइंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट जैसे पेशों में महिलाओं को देख रहे हैं, जिन्हें कभी सिर्फ पुरुषों के लायक माना जाता था। कुछ देशों ने तो कमाल का काम किया है। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों को देखिए। हाँ, वहां पर तो स्थिति बहुत बेहतर है। वहां की संसद में, वहां के मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या देखकर लगता है कि वो हमसे 50 साल आगे हैं। वहां सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर इतना ऊंचा है कि ये दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। ये तो हुई दुनिया भर की बात, लेकिन हमारे अपने देश में इसकी तस्वीर कैसी है? आजादी के बाद यकीनन हालात सुधरे हैं, पर जब हम भारत के आंकड़ों को देखते हैं तो ये समस्याएं और भी गहरी नजर आती हैं। हाँ। हमारा समाज आज भी काफी हद तक पितृ प्रधान है। बिल्कुल, जहां सारे बड़े फैसले, जायदाद का हक और वंश का नाम पुरुषों के हाथ में होता है। और ये जो हमने निजी सार्वजनिक विभाजन की बात की थी, उसका सीधा असर आप भारत के साक्षरता के आंकड़ों में देख सकते हैं। आज भी हमारे देश में महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 54% के आसपास है, जबकि पुरुषों में ये 76% है। ये तो 22% का सीधा सीधा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अवसरों का एक बहुत बड़ा गैप है। इसका मतलब है कि करोड़ों लड़कियां आज भी अच्छी शिक्षा से दूर हैं। और ये खाई आगे जाकर और चौड़ी होती है। अक्सर देखा जाता है कि लड़कियां 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में लड़कों से बेहतर करती हैं, लेकिन जब ऊंची पढ़ाई की बात आती है तब उनके लिए दरवाजे बंद होने लगते हैं। हाँ, माँ बाप अपने सीमित संसाधन लड़की की पढ़ाई पर लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। सोच वही पुरानी है कि लड़का वंश चलाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और लड़की तो पराया धन है, उसकी पढ़ाई पर खर्च क्यों करे। और इसका सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। अच्छी पढ़ाई नहीं तो अच्छी नौकरी के मौके कम, और फिर आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भरता। यही आर्थिक निर्भरता उन्हें सामाजिक और पारिवारिक दबावों के सामने और भी कमजोर बना देती है। ऊंची तनख्वाह वाली नौकरियों और बड़े पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या आज भी बहुत कम है। और यहाँ फिर से वही अदृश्य श्रम वाली बात सामने आती है। भारत में भी औसतन एक औरत एक मर्द की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज्यादा काम करती है। अच्छा, भारत में भी? हाँ, लेकिन उसके ज्यादातर घरेलू काम का कोई मौद्रिक मूल्य नहीं आंका जाता। ये एक तरह की व्यवस्थागत असमानता है जो हमारी अर्थव्यवस्था में गहराई तक बैठ गई है। और इन सब से भी ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर लिंग अनुपात के आंकड़ों में दिखती है।
लड़के की चाह वाली मानसिकता इतनी हावी है कि भारत में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 पर आ गई है। ये तो राष्ट्रीय औसत है। हाँ, और कई जगहों पर तो ये आंकड़ा 850 या 800 से भी नीचे चला गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये एक सामाजिक संकट का अलार्म है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे समाज की मानसिकता का एक्सरे है। ये दिखाता है कि एक लड़की को जन्म लेने से पहले ही बोझ मान लिया जाता है, और इसी मानसिकता से जुड़ा है महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा का मुद्दा, चाहे वो भ्रूण हत्या हो या घरेलू हिंसा। अक्सर ये माना जाता है कि शहर ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन रिपोर्टें बताती हैं कि शहरी इलाकों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सही कहा। और हिंसा सिर्फ सड़कों पर नहीं होती, घरों के अंदर भी होती है। सही कहा। मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और कई तरह की घरेलू हिंसा का सामना उन्हें अपने ही घर में करना पड़ता है, जिसके बारे में अक्सर बात तक नहीं की जाती। हाँ, और ये सब मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक जाल की तरह। कम शिक्षा, आर्थिक निर्भरता, समाज में नीचा दर्जा और हिंसा का खतरा, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ है, लैंगिक असमानता कोई एक अकेली समस्या नहीं है, ये एक बहुआयामी चुनौती है। इसकी जड़ें हमारी सामाजिक सोच में, हमारे आर्थिक ढांचे में और हमारी राजनीतिक भागीदारी में बहुत गहराई तक फैली हुई है। हमने देखा कि कैसे घर के अंदर होने वाले काम के बंटवारे से लेकर देश के लिंगानुपात तक इसके असर हर स्तर पर दिखाई देते हैं। जो भी अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन सभी पहलुओं को जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, विचार करने वाला सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। कानून बनाना जरूरी है, और हमारे पास समान मजदूरी से लेकर घरेलू हिंसा तक कई कानून हैं भी, लेकिन ये काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली चुनौती उस पितृसत्तात्मक मानसिकता को बदलने की है जो लड़के और लड़की में भेद करती है। तो आगे का रास्ता क्या है? भविष्य के प्रशासकों और नीति निर्माताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि नीतियां कैसे बने जो सिर्फ सतही बदलाव न लाएं, बल्कि उन सामाजिक और पारिवारिक ढांचों को चुनौती दें जहां से ये असमानता पैदा होती है। अच्छा, मतलब सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है? नहीं। क्या हमें स्कूलों के पाठ्यक्रम में बदलाव करने होंगे? क्या हमें जमीनी स्तर पर ऐसे जागरूकता अभियान चलाने होंगे जो घर के अंदर मर्दों की सोच और भूमिका को बदलें? क्योंकि जब तक घर के अंदर बराबरी नहीं आएगी, तब तक बाहर की दुनिया में सच्ची बराबरी हासिल करना एक सपना ही रहेगा। बात करते हैं महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से। जी। मैंने जो आंकड़े देखे वो वाकई चौंकाने वाले थे। लोकसभा में महिला सांसदों का आंकड़ा 2019 में पहली बार 14.36% तक पहुंचा। पहली बार? सोचिए, 75 सालों के लोकतंत्र में सिर्फ 14%। ये हमारे राजनीतिक सिस्टम के बारे में क्या बताता है? करने वाली बात है। इस मामले में भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। ये वाकई हैरान करने वाला है। तो इस समस्या का समाधान क्या निकला? क्योंकि कोई भी वंचित समूह सिर्फ भलाई की अपील करके तो सत्ता में हिस्सेदारी नहीं पा सकता। बिल्कुल नहीं। यहीं पर राजनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। मतलब कोई कानूनी कदम? हाँ, सबसे कारगर तरीका है निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से आरक्षण तय करना, जैसा कि पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है। बिल्कुल। भारत में ये प्रयोग बहुत सफल रहा है। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और इसने तो जमीनी स्तर पर एक तरह की खामोश क्रांति ला दी है। खामोश क्रांति, ये बिल्कुल सही शब्द है। आज इसी आरक्षण की वजह से भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 10 लाख से ज्यादा 10 लाख? जी, 10 लाख से ज्यादा निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। इसने न सिर्फ महिलाओं को राजनीतिक अनुभव दिया है, बल्कि सामाजिक प्राथमिकताओं को भी बदला है। हाँ, ये देखा गया है कि जहाँ महिलाएं सत्ता में आईं, वहाँ पानी, स्कूल और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को ज्यादा तवज्जो मिली। सही बात है। और शायद इसी जमीनी सफलता ने राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ी मांग को जन्म दिया। लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की मांग, जी, जो दशकों से चल रही थी। सही। मुझे याद है ये बिल संसद में कई सालों तक लटका रहा। हाँ, एक बहुत लंबी राजनीतिक लड़ाई थी ये, लेकिन ये मांग आखिरकार 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने से पूरी हुई। एक ऐतिहासिक कदम। बहुत बड़ा। इस कानून के तहत अब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। तो ये पूरी चर्चा एक बड़े सवाल पर आके रुकती है। अगर महिलाओं से भेदभाव का ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर इतने जोर शोर से ना उठाया जाता, उसे सिर्फ एक सामाजिक समस्या मानकर छोड़ दिया जाता, तो क्या ये कानूनी बदलाव कभी संभव होता? शायद कभी नहीं।
ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब कोई सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बनता है तो वंचित समूहों को अपनी आवाज उठाने का एक मंच मिलता है। और व्यवस्था को बदलने का एक ठोस जरिया भी। बिल्कुल। तो हमने देखा कि लिंग के मुद्दे पर लोकतंत्र ने कानून का रास्ता अपनाया, लेकिन जब बात धर्म की आती है तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। हाँ, क्योंकि यहाँ कानून के साथ साथ आस्था, पहचान और भावनाओं का भी सवाल है। गांधी जी का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब समझना चाहिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस कथन का अक्सर गलत मतलब निकाला जाता है। अच्छा। जब गांधी जी धर्म की बात करते थे तो उनका मतलब हिंदू, इस्लाम या किसी पूजा पद्धति से नहीं था। उनका मतलब था नैतिक मूल्य, जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा, जो हर धर्म का सार है। उनका मानना था कि राजनीति इन नैतिक मूल्यों के बिना दिशाहीन हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। मतलब ये एक सकारात्मक जुड़ाव है, जैसे मानवाधिकार समूह जब अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करते हैं, या महिला आंदोलन जब भेदभावपूर्ण पारिवारिक कानूनों को बदलने की बात करते हैं, तो वो भी तो धर्म को राजनीति से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए किया जाता है। अच्छा। जब एक धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, जब ये कहा जाता है कि हमारे हित दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ हैं। राजनीति और धर्म का यही नकारात्मक मेल सांप्रदायिकता है। और सांप्रदायिक राजनीति की बुनियाद ही इस गलत सोच पर टिकी है कि एक धर्म को मानने वाले लोगों के सारे हित, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक, वो सब एक जैसे होते हैं, जो कि सरासर गलत है। बिल्कुल। एक ही धर्म के भीतर अमीर भी हैं, गरीब भी, अलग अलग जातियों के लोग भी, हर व्यक्ति की कई पहचानें होती हैं। तो ये सांप्रदायिकता राजनीति में दिखती कैसे है? मतलब इसके क्या रूप है? इसे समझना बहुत जरूरी है। इसका सबसे पहला और आम रूप है हमारे रोजमर्रा के जीवन में धार्मिक पूर्वाग्रह, अपनी आस्था को दूसरों से श्रेष्ठ मानना। हाँ, और दूसरे समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं। ये बातें इतनी आम होती हैं कि हम अक्सर इन पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन यही पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। और जब ये सोच राजनीतिक रूप लेती है तब इसका दूसरा रूप सामने आता है, जो कि है राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश। सही। अगर ये बहुसंख्यक समुदाय में होता है तो इसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। ये सोच कि देश पर शासन करने का अधिकार सिर्फ बहुसंख्यकों का है, और अल्पसंख्यक समुदाय में ये अलग होने की इच्छा का रूप ले सकती है। हाँ, एक अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा। और इसका तीसरा रूप है राजनीतिक गोलबंदी, जहां धर्म के प्रतीकों, धर्मगुरुओं और भावनात्मक नारों का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। इसमें अक्सर एक समुदाय के मन में दूसरे समुदाय के प्रति डर बैठाया जाता है। लोगों को एक धार्मिक झंडे के नीचे इकट्ठा किया जाता है, ताकि उनके असली मुद्दे जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब पीछे छूट जाएं। सही कहा। और इसका सबसे विकृत रूप तो हम सब जानते हैं। हाँ, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे और नरसंहार, जैसा भारत के विभाजन के समय हुआ था। तो इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या रास्ता निकाला? हमारे संविधान निर्माता इस खतरे को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, इसीलिए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना, सेक्युलरिज्म। पर भारत का सेक्युलरिज्म का मॉडल पश्चिमी देशों से थोड़ा अलग है ना? हाँ, ये अलग और अनूठा है। देखिए, इसके कुछ मुख्य स्तंभ हैं। पहला, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म या पाकिस्तान में इस्लाम है। जी, सरकार सभी धर्मों से एक समान दूरी रखती है। दूसरा, संविधान सभी को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आजादी देता है। और तीसरा, धर्म के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर पूरी तरह से पाबंदी। बिल्कुल। और चौथा स्तंभ जो इसे सबसे खास बनाता है वो ये है कि जरूरत पड़ने पर हमारा राज्य, मतलब सरकार, सामाजिक समानता लाने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। इसका कोई उदाहरण? सबसे बड़ा उदाहरण है छुआछूत पर प्रतिबंध। छुआछूत को एक समय में धार्मिक मान्यता प्राप्त थी, लेकिन संविधान ने इसे एक दंडनीय अपराध बना दिया। तो हमारा मॉडल सिर्फ धर्म से दूरी नहीं बनाता, बल्कि धर्म के भीतर सुधार की गुंजाइश भी पैदा करता है। एकदम सही। अच्छा, तो अब हम अपने अंतिम और शायद सबसे जटिल सामाजिक विभाजन पर आते हैं, जाति। लिंग और धर्म के विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति व्यवस्था मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप की विशेषता रही है। ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां पेशा जन्म से तय होता था, वंशानुगत। इसे तोड़ने की इजाजत नहीं थी।
और ये शुद्धता और अपवित्रता की धारणा पर आधारित थी। हाँ, जिसमें कुछ जातियों को अछूत मानकर उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। एक जाति के लोग एक अलग सामाजिक समुदाय की तरह थे। लेकिन ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, इन जैसे समाज सुधारकों ने इस व्यवस्था पर जबरदस्त प्रहार किया। निश्चित रूप से उनके प्रयासों से और फिर आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता के प्रसार ने जाति व्यवस्था की पुरानी जकड़न को काफी कमजोर किया है। आज शहरों में तो ये बहुत मायने नहीं रखता कि बस में बगल में कौन बैठा है या होटल में खाना कौन बना रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे संविधान ने किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। पुरानी व्यवस्था तो टूटी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सवाल है, क्या ये कहना सही होगा कि जाति ने बस राजनीति में अपना रूप बदल लिया है? ये आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जाति राजनीति से गायब नहीं हुई है, बल्कि उसकी भूमिका बदल गई है। हाँ, पहले राजनीति में ऊंची जातियों का दबदबा था। अब लोकतंत्र और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत के कारण जो जातियां संख्या में ज्यादा हैं, उन्होंने संगठित होकर अपनी राजनीतिक ताकत को पहचानना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। और इसीलिए चुनाव के समय पार्टियां ये हिसाब लगाती हैं कि किस चुनाव क्षेत्र में किस जाति के कितने मतदाता हैं, और उसी के हिसाब से उम्मीदवार खड़ा करती हैं। जी, इसे ही जातिगत समीकरण साधना कहते हैं। कई पार्टियां तो बनी ही कुछ खास जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हैं। तो एक तरफ तो ये अच्छा लगता है कि जिन जातियों को सदियों तक बोलने का हक नहीं था, वे आज अपनी आवाज उठा रही हैं, सत्ता में हिस्सेदारी मांग रही हैं। हाँ, ये लोकतंत्र को ज्यादा समावेशी बनाता है। इसने दबी कुचली जातियों को सम्मान और सत्ता में भागीदारी दी है। लेकिन दूसरी तरफ क्या ये राजनीति को सिर्फ जाति की गिनती का खेल नहीं बना देता? यही भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि इसने अक्सर समाज में जातिगत तनाव को बढ़ाया है और विकास और नीति जैसे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि लिंग, धर्म और जाति ये सिर्फ सामाजिक हकीकतें नहीं हैं। ये भारतीय राजनीति के वो इंजन हैं जो लोकतंत्र की गाड़ी को खींचते भी हैं और कई बार पटरी से उतारने का खतरा भी पैदा करते हैं। बिल्कुल सही। संविधान ने हमें एक ढांचा दिया है जो इन विभाजनों से पैदा होने वाली असमानताओं से लड़ने का रास्ता दिखाता है। चाहे वो महिलाओं के लिए आरक्षण हो, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत हो या जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानून। सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। संविधान ने जातिगत भेदभाव को अवैध बनाया, शहरीकरण ने पुरानी मान्यताओं को तोड़ा, लेकिन जाति ने राजनीति में एक नया और शायद पहले से ज्यादा मजबूत रूप ले लिया है। तो सवाल ये है कि जाति का ये राजनीतिकरण लोकतंत्र के लिए खतरा है या ये उन समूहों के लिए अपनी आवाज उठाने का एक जरूरी जरिया है जिनकी आवाज सदियों से दबाई गई थी। इस पर विचार जरूर कीजिए।